presents India 360. नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वक्त हुआ है इंडिया 360 का और हम हाजिर हैं देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत करेंगे उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के परिणाम की खबर से। तो वेंकैया नायडू को बढ़ाते अभी तक जो वोटिंग चल रही है उसमें एनडीए के उम्मीदवार वेंकैया नायडू आगे चल रहे हैं। उम्मीद भी वेंकैया नायडू के ही बनने की है। पहले दो राउंड में वेंकैया नायडू को 500 से ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन अभी अंतिम परिणाम आना बाकी है। जो पहले दो राउंड की गिनती हुई है उसमें वेंकैया नायडू काफी आगे गोपाल कृष्ण गांधी से चल रहे हैं और इस बात की संभावना कि बस अब से कुछ ही देर में नतीजे आ जाएंगे, मतलब रिजल्ट आ जाएगा और इस तरह से वेंकैया नायडू देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। लेकिन अभी इसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। अभी गिनती चल रही है। दोनों सदनों को मिलाकर निर्वाचित और मनोनीत 790 वोट हैं और दोनों ही सदनों में दो पद खाली भी हैं। लेकिन एक लोकसभा सदस्य के मतदान पर रोक भी लगाई गई है। शुरुआती मतदान आज जिन लोगों ने किया उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले थे, लेकिन बस अब नतीजे का इंतजाम है। अगले उपराष्ट्रपति होंगे। 516 वोट उन्हें मिले। गोपाल कृष्ण गांधी को 244 मिले। कुल वोट 785, लेकिन वोट पड़े 771, जिनमें से 760 वोट मान्य थे। लेकिन पहले ही दौर में क्योंकि डबल वोट पड़ गए और इसी वजह से वेंकैया नायडू पहले ही राउंड में उन्हें विजयी घोषित कर दिया गया। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। मौसमी, बहुत आसान जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा था, जो आंकड़े कह रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से वेंकैया की जीत हुई है। जी बिल्कुल सही। शायद वेंकैया आज कहेंगे कि खुश तो बहुत होऊंगा मैं, जिस तरह से उन्होंने 500 का आंकड़ा पार कर दिया। संबित पात्रा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये उनसे पूछते हैं। बहुत बहुत बधाई सर। और जो उम्मीद थी, उम्मीद से भी ज्यादा वोट आप लोग को मिले। बिल्कुल, आज हम सब बहुत खुश हैं कि एक कृषक, एक किसान के बेटे जिस प्रकार से एक बहुत लंबी राजनीतिक सफर तय करने के पश्चात आज भारत के उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, ये अपने आप में हम सबके लिए बहुत हर्ष का विषय है। ये पूरे देश का बहुत हर्ष का विषय है। हम सभी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आज अगर वेंकैया जी इस जीत को अपने शब्दों में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्योंकि एक्रोनिम्स के मास्टर समझे जाते हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या बोलेंगे वेंकैया साहब? वो तो बोलेंगे सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल वो वही बोलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी ने सबके साथ सबके विकास के नारे के साथ पूरे देश को एक सूत्र में बांधा है, पूरे देश को विकास के पथ पे आगे बढ़ाया है। कृषकों के लिए खास करके जिस प्रकार मोदी जी का विचार रहा है, वह आज उभर के देश के सामने वेंकैया जी के रूप में सामने आया है कि एक किसान के परिवार से आए हुए वेंकैया जी, जिनका एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस वाला राजनीतिक सफर रहा है, वो आज हमारे वाइस प्रेसिडेंट बन रहे हैं, उप राष्ट्रपति बन रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। हम अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे कि पूरा यहाँ की तस्वीर भी दिखाएं। पात्रा साहब, एक चीज है कि वेंकैया साहब कबड्डी में माहिर रहे, क्योंकि उन्होंने उनका जो संघ के साथ नाता रहा, तो सबसे पहले जूनियर टीम में कबड्डी में शामिल हुए। तो कहीं राज्यसभा में भी हमें कबड्डी नजर आएगी या अंपायर की भूमिका में नजर आएंगे? देखिए, कबड्डी वही होता है जहां सबका साथ सबका विकास का नारा नहीं होता है। मगर मैंने जैसे आपको कहा, वेंकैया जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबके साथ सबके विकास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है, उसी नारे को साकार हमेशा किया है। तो सबको आगे लेके एक साथ चलना, यह उनके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग बना है। पार्टी के ऊपर उठ के उन्होंने हमेशा ही विवेचनाएं रखी हैं, देश कैसे आगे बढ़े, राष्ट्र के लिए क्या अच्छा हो। और खास तौर से वेंकैया जी के उपराष्ट्रपति बनने के पश्चात दक्षिण भारत में आज एक दिवाली और होली का माहौल जो बना हुआ है, वो अपने आप में बड़ा गौरव का विषय है। बिल्कुल, नेल्लोर से नई दिल्ली का सफर सईद उन्हें तय किया। और आपको बता दें कि पात्रा साहब और हमने पहले ही लड्डू खा लिए, क्योंकि नाश्ते का इंतजाम था यहाँ पे। और कुछ ही देर में यहाँ पे वेंकैया साहब भी आपको नजर आएंगे। प्रधानमंत्री खुद उनको बधाई देने के लिए यहाँ पे पहुंचेंगे, जहाँ वो पिछले 18 साल से रह रहे हैं। सईद, बिल्कुल मौसमी, और लोग वहाँ पर अगर हों संबित पात्रा के अलावा तो आप उनसे भी बात कीजिए। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वेंकैया नायडू की।
हार हो या जीत हो, आइडियोलॉजी पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते। हम ऊपर आए थे आपको मिलने, हम सीढ़ियों से आए तो वेंकैया नायडू देश के उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। 516 वोट उन्हें मिले और गोपाल कृष्ण गांधी जो कि विपक्ष के उम्मीदवार थे उन्हें 244 वोट मिले। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने से नायडू को अपनी बधाई देता हूं। Congratulate him on his victory and wish him all the best in his new office of Vice President of all the sections of India. Secondly, I would like to thank all the honorable members of Parliament for having voted for me. I refer to those who have voted for me, and I believe the number that has voted for me is beyond the expectations of certain calculations. I thank all of them very deeply and sincerely. They represent different political persuasions. They come from different parts of India, and they had all come together to vote for what they thought was the national good, which is the affirmation of the right to free thought, to free speech, the right to hold a different opinion, and the duty to serve the cause of pluralism and secularism in India. I thank all of them. I also thank the political parties and the leaders who endorsed the inclination and the indications of the members of Parliament for having nominated and supported. Finally, I would like to say to all the honourable members of Parliament, across the party divides, across the divide of this vote, I would like to say to all of them, honourable ladies and gentlemen, you carry a great responsibility and a great weight on your shoulders, and may you discharge your responsibilities in the tradition of the great parliamentarians of our country with diligence and courage. Above all, with the word of your conscience and the word of the Constitution guiding you. अंत में मैं एक और चीज़ कहकर आपसे विदा लेता हूँ, और वो ये है कि इस चुनाव में बहुत बड़ी दो विजय प्राप्त हुई। सबसे पहली स्पष्ट विजय वेंकैया नायडू गारू की, जिनको बहुमत मिला है और जो अब हमारे अगले उपराष्ट्रपति बनेंगे। और दूसरी विजय हमारे देश की उस जागरूकता को, हमारी उस देश की उत्सुकता को, जिस उत्सुकता और जागरूकता से हमारे देश की स्वायत्त सोच, स्वतंत्र वाणी सुरक्षित रहती है। दिस इज़ अ विक्ट्री ऑफ द बैलेट, इट इज़ ऑल्सो अ विक्ट्री ऑफ फ्री स्पीच, एंड द सेकेंड विक्ट्री बिलोंग्स टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। इससे ज़्यादा मुझे कोई कहने की आवश्यकता नहीं। I was expecting a handsome performance by the united vote of the opposition parties and those who have decided to vote in this manner, and I am more than satisfied. He enjoys across the country, east, west, north, south, northeast, and I think that is a pan-Indian personality now taking over the office of Vice President of India. We couldn't have had a better choice than that. Does it also give you expectations and hopes that this time around the upper house of the parliament will function smoothly with he becoming the chairperson? Certainly so, but let me also hasten to add over here that Shri Venkaiah Naidu ji is an extremely unassuming person, a very fair person. He follows a discipline himself and expects others to follow, and therefore it's not that he would be exercising discipline at the cost of any one section of the house. He would be fair to all, but at the same time we have the confidence that he has the capacity to restore the semblance of the seriousness of working in the house, which had gone amiss for quite some time. Sir, also given the fact that 516 was the BJP was expecting he will cross the 500 mark, but this time around 516 was 244 for Gopal Krishna Gandhi, and yes, the big chair of being the chairperson of the upper house. I think what is most interesting is that many of those who might have voted
against Shri Venkaiah Naidu ji because of their party constraints would have in their heart of hearts wished to vote for him. I mean, that is the aura and pan-India popularity and acceptance of somebody like Venkaiah Do you Naidu. see this as a debacle for the Congress and the opposition parties as well? It's not a moment for me to comment on what other parties have done, but I think Indian politics is now taking a new turn. It is now entering into a phase where those seated in high offices will have to identify with the lowest of the lowest. We have somebody like that in the Rashtrapati Bhavan. We already have a Prime Minister's office, we have the BJP President, and we have now the Vice President of India. And I think this is the beginning of a new political culture. And each political party would be, in times to come, constrained to follow this culture. We have to come out of that feudalist mold where dynasties could predominate. तो ये वो आंकड़ा है 516 और 244। हालांकि वेंकैया नायडू की सीधे सीधे जीत हुई है यहां पर, लेकिन वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। लेकिन हम जीवन परिचय, पूरा प्रोफाइल वेंकैया नायडू का आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। वेंकैया नायडू ने किस तरह से राजनीति में शुरुआत की और कैसे कैसे आगे बढ़े। यहाँ देखिए, नए राष्ट्रपति होंगे अब वेंकैया नायडू, जो कि 2 मंत्रालयों का इससे पहले जिम्मा संभाल रहे थे और दोनों से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो 1 जुलाई 1949 की बात, और उसके बाद 1972 में जय आंध्र आंदोलन से सुर्खियों में आए थे। 74 में आंध्र यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने थे वेंकैया नायडू। आपातकाल के दौरान जेपी आंदोलन से जुड़े थे, काफी काम उन्होंने किया था, जेल गए थे। 78 से 85 तक 2 बार विधायक रहे। यहां से राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और नेल्लोर में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी भी 1985 में बनाया गया। 88 में आंध्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बने। ये बड़ा पद मिला था उन्हें, और 93 से 2000 तक वो राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के भी रहे। लेकिन 2002 से 2004 तक बीजेपी अध्यक्ष का उन्होंने पदभार संभाला और काफी अच्छी तरह से 2 बार बने। 78 से 85 तक फिर से वो विधायक रहे। 85 में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। 88 में आंध्र बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए। तो वेंकैया नायडू की एक अपनी शैली है। वेंकैया नायडू बीजेपी के अध्यक्ष रहे, वेंकैया नायडू सांसद रहे, वेंकैया नायडू विधायक रहे, वेंकैया नायडू मंत्री रहे। लेकिन वेंकैया नायडू बीजेपी के एक प्रवक्ता के तौर पर, बीजेपी की बात रखने वाले जो मुखर अहम नेता होते हैं उसके तौर पर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। और वेंकैया नायडू का जो अंदाज था, वो अंदाज उनका शब्दों का जिस तरह से इस्तेमाल करते थे, वाक्य विन्यास उनके जो बड़े अलग से होते थे, बीच बीच में शेर व शायरी करते थे। दक्षिण भारत के होने के बावजूद वेंकैया नायडू ने लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई और खासे लोकप्रिय बीजेपी के नेता रहे, बीजेपी में भी और साथ साथ वैसे भी। तो उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है उसमें सबसे ज्यादा वोट हासिल करने से जीत तय नहीं होती, बल्कि उपराष्ट्रपति वो बनता है जो वोटरों के वोटों के कुल वेटेज के आधे से अधिक हिस्से को हासिल करे। और यही सीधे सीधे यहां पर वेंकैया नायडू ने हासिल किया है और सीधे उनको विजयी घोषित कर दिया गया। और जिस तरह से वोटिंग होती है वहां पर जो राउंड, ये देखिए, सीधे 244 के मुकाबले 516 वोट वेंकैया नायडू को मिले और वेंकैया नायडू सीधे सीधे यहां उपराष्ट्रपति चुन लिए गए। पहले ही दौर में उन्हें घोषणा कर दी गई इस बात की कि वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति अब बन गए हैं। हमारे संवाददाता आनंद पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, कांग्रेस ये कह रही है कि हमने तो जितनी उम्मीद की थी विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर उससे ज्यादा वोट मिले और इसी बात से हम खुश हैं, और यही बात गोपाल कृष्ण गांधी भी कहते हैं। तो क्या कहीं कोई ऐसे वोट, क्रॉस वोटिंग हुई है जिसकी उम्मीद दोनों दलों ने नहीं की थी? देखिए, जो भी है, कांग्रेस अगर ये कह भी रही है कि उन्हें उम्मीद से ज्यादा वोट मिले, लेकिन जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। और बीजेपी के लिए सबसे अहम बात यह है, मेरे ठीक पीछे वेंकैया नायडू का घर है और वहां पे अभी से जश्न का माहौल है। तमाम जो वीवीआईपीज है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपना ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बधाई संदेश दिया, और यहाँ तक कि टीएमसी जो ध्रुव विरोधी है इन दिनों बीजेपी की, ममता बनर्जी ने ट्वीट करके वेंकैया नायडू को बधाई दी है।
और ये साफ झलकता है इससे कि कितनी बड़ी जीत है बीजेपी के लिए। बैक टू बैक जीत है। अब राष्ट्रपति का चुनाव अभी जीता है बीजेपी ने, और उसके बाद अब ये वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का चुनाव भी बीजेपी ने जीता है। तो एक तरह से कह लीजिए जो तीनों बड़े संवैधानिक पद हैं उस पर बीजेपी का कब्जा हो गया है एक तरीके से। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ऐतिहासिक क्षण है बीजेपी के लिए, और यही वजह है कि तमाम बड़े नेता यहां पहुंच रहे हैं बधाई देने के लिए। वेंकैया नायडू को आप सुन रहे होंगे, पीछे लगातार पुलिस की गाड़ियों के सायरन बज रहे हैं। यहाँ पे साफ इशारा है कि एक बड़ा लम्हा है बीजेपी के लिए, बहुत बड़ी जीत है। और अगर कांग्रेस कह रही है कि उसको उम्मीद से ज्यादा वोट मिले हैं तो उसके बहुत ज्यादा मायने अभी नहीं लगाए जाने चाहिए। ये जब इसकी बाद में पोस्टमार्टम होगा कि किसने कहा कितने वोट दिए, हम चाहेंगे कि पीछे लेकिन अभी तस्वीरें ये बड़ा दिखाते लम्हा हुए है बीजेपी के लिए, ऐतिहासिक क्षण है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संघ और बीजेपी के लिए। ये बड़ी उपलब्धि है और ऐसा 70 साल में पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति भी और उपराष्ट्रपति भी संघ बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति बना है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। राष्ट्रपति बन गए थे, रामनाथ कोविंद बने हैं, और आज अब वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत चुके हैं, और वो चुनाव भी उन्होंने भारी अंतर से जीता है। और अब ये दोनों पद जो सर्वोच्च संवैधानिक पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उस पर दोनों पर संघ और बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी के नेता और संघ से जुड़े हुए लोगों का कब्जा है। और ये दो तस्वीरें बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा राहत की बात हैं। ये दो तस्वीरें बीजेपी के लगातार बढ़ते कद का परिचायक है। ये दोनों तस्वीरें इस बात को जाहिर करती हैं कि लगातार बीजेपी अब जिस तरह से चाह रही है उस तरह से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते हुए तमाम राज्यों में अपनी सरकारें आगे बढ़ाना, और दूसरी तरफ वो महत्वपूर्ण पद, देश के संवैधानिक पद, जहां पर अपने नेताओं को बैठाना, और ये वो खुशी का माहौल है। ये बीजेपी में नेल्लोर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घर है वेंकैया नायडू का, यहाँ की तस्वीरें हैं। लोग जुटना शुरू हो गए थे, खुशी की लहर दौड़ गई है वहां पर। बीजेपी खेमे में खुशी है, लेकिन नेल्लोर की बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी वेंकैया नायडू जी आइए सीधे लिए चलते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। हिमांशु, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि वाला आज का दिन? सैयद, मैं बता दूं, शायद ये दिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। ये इतिहास है बीजेपी का। ये कह सकते हैं कि आज से बीजेपी का एक नया इतिहास की नया चैप्टर शुरू हुआ है, क्योंकि राष्ट्रपति भी बीजेपी के, उपराष्ट्रपति भी बीजेपी के, प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर दोनों बीजेपी के पहले ही हो चुके हैं। तो ये बीजेपी के लिए एक नया अध्याय आप से कह सकते हैं कि वो शुरू हुआ है, और शायद यही बीजेपी के कार्यकर्ता आज तक चाहते थे, वही हुआ। संघ का बैकग्राउंड, किसी पोस्ट के लिए, किसी बाहर के व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और यही है अपनी पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, कैसे मैसेज दिया जाता है अपने वोटर्स में, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। इसी चीज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोच के साथ आगे बढ़ाया, और इन सारी पोस्ट के ऊपर संघ और बीजेपी के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उनका कब्जा हो गया। हिमांशु, एक अच्छी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अपने लोगों को, लेकिन ये वो लोग हैं, क्या एक संदेश देने में बीजेपी कामयाब रही है कि जो संगठन के लिए काम करते हैं, संगठन से जुड़ते हैं, आरएसएस के लिए काम करते हैं, वफादार रहते हैं, उन्हें भले ही देर से मिले लेकिन इनाम बड़ा मिलता है, और ऐसा मिलता है? देखिए, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक राजनीतिक संकेत भी दिया, चुनाव का संकेत भी दिया। चुनाव की दृष्टि से देखें तो रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना के बीजेपी ने दलित वोट बैंक के लिए संदेश दिया। अगर देखें वेंकैया नायडू को, तो उन्होंने जो है एक साउथ के अंदर जो बीजेपी के लिए वैक्यूम था उसको भरने की कोशिश की और अपने पार्टी का विस्तार करने की कोशिश की। वो एक मैसेज दिया। साथ ही साथ ये भी मैसेज दिया कि पार्टी के अंदर से ही ये जो है दोनों लोगों को चुना गया। ये पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, पार्टी के नेता रहे हैं, इन्होंने पार्टी के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, इसीलिए ये यहाँ पहुंचे। दोनों तरफ उन्होंने जो है ये कह सकते हैं कि बैलेंस करके ये संदेश दिया, और यही संदेश नरेंद्र मोदी जानते हैं कि 2019 के अंदर पार्टी को फायदा देगा। तो हिमांशु, जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस हैं, जहां परिवारवाद हावी है, वहां ये बहुत बड़ा एक फायदा बीजेपी को इसका मिलने वाला है कि कार्यकर्ता, चाहे हमने पहले कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री देखे खट्टर जैसे, और अब इतने बड़े पदों पर,
देखिए पिछले 3 साल में अगर आप देखें तो कई ऐसे फैसले हैं कि जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तरजीह दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, हरियाणा के अंदर, आप देखिए झारखंड के अंदर, आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर, इवन जम्मू कश्मीर के अंदर निर्मल सिंह। तो कहीं ना कहीं एक संदेश जो है वो दिया गया है कि पार्टी के अंदर जमीनी स्तर से जिन्होंने राजनीति की है, जमीन पर रहकर का पार्टी के लिए काम किया, उन्हीं नेताओं को तरजीह दी जाती है और पार्टी में से ही लोगों को जो है आगे पद दिए जाते हैं। ये बाहर से लाकर उन लोगों को चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण पदों पर पार्टी के लोगों को ही लाया जाएगा। एक हमेशा बीजेपी एक सवाल उठाती है, वो ये सवाल उठाती है कि कांग्रेस बताए कि उनका अगला अध्यक्ष कौन होगा, उनका अध्यक्ष गांधी परिवार से होगा या परिवारवाद से होगा, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। नितिन गडकरी जब थे तो वो ये कहते थे कि वो पोस्टर लगाते लगाते अध्यक्ष बने। अमित शाह कहते हैं कि वो इस पार्टी का अध्यक्ष बनने पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो इसी तरीके से ये पार्टी है और अब पार्टी के अंदर एक कह सकते हैं कि परिपाटी शुरू हो गई है कि बाहर के लोगों को जो है चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण पद नहीं दिए जा सकते हैं। सही आगे कैसे? राष्ट्रपति बीजेपी का अपनी पसंद का, उपराष्ट्रपति अपनी पसंद का। अब आगे 2019 को कैसे देखती है इन महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा करने के बाद? देखिए बिल्कुल बीजेपी के लिए ये कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण पद उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिए, तो बखूबी ये जानते हुए कि इसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं में जोश आएगा और वो आगे के चुनावों की तैयारी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा हडल बीजेपी के लिए गुजरात और हिमाचल और उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव है, राजस्थान। हम दोबारा आपके पास आएंगे क्योंकि मौसमी के पास इस वक्त मौसमी के साथ बीजेपी के कुछ और नेता भी जुड़ चुके हैं। मौसमी, क्या माहौल, क्या लोग कहते हैं, ये कैसी खुशी मनाई जा रही है? वो मेरा गढ़ में है ना, वो मेरे को ढूंढना है। सईद फैज साहब ने कहा था कि गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। और शायद गुलशन का कारोबार चल भी रहा है। यहाँ पे आपको फूल नजर आ रहे हैं और हम बात नहीं करेंगे, तस्वीरों को बातें करने देंगे। आपस में लड्डू खाए जा रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे को। तमाम कार्यकर्ता जो है वो लड्डू पार्टी जो चल रही है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही यहाँ पे। यहाँ तो आपको बता दें कि पहले भी लड्डू जो है खिलाए जा रहे थे आपस में। जेवीएल साहब और संबित पात्रा साहब दोनों आपस में एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं और खुशी का जो माहौल है वो शायद और खुशनुमा हो जाएगा जब प्रधानमंत्री आएंगे। देखिए, देश के उपराष्ट्रपति के रूप में वेंकैया नायडू जी आज नियुक्त हो गए हैं। इस बात का बहुत खुशी है हमें। ऐसे जो वेंकैया नायडू जी एक सामान्य परिवार से आते हैं, राष्ट्रपति पद पर चुने गए कोविंद जी भी सामान्य परिवार से आते हैं, प्रधानमंत्री जी सामान्य परिवार। भारत की राजनीति में आपने इससे अच्छा पल नहीं देखा है। तीनों बड़े संविधान के पद पर बैठने वाले, जो बड़े बड़े जो पद पर बैठने वाले नेता सामान्य परिवार से आने वाले नेता हैं। तो ये देश की राजनीति के लिए एक बहुत अच्छे संकेत है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि किसान का बैकग्राउंड है उनका, किसान, उनके पिताजी किसान थे, खेती करते थे और नेल्लोर से नई दिल्ली का सफर ऐतिहासिक रहा है। वेंकैया जी देश के राष्ट्रीय राजनीति में कम से कम 30-35 साल से राष्ट्रीय राजनीति में है, लेकिन एक सामान्य एक किसान परिवार से आते हैं। उनका एक गरीब कल्याण मंत्री के रूप में केंद्र में काम कर चुके हैं। उस समय भी उनका जो नाता गरीब के लिए, ग्रामीण इलाकों के लिए और किसान के जो हित के लिए वो हर समय सोचे हैं। मैं मानता हूं ऐसे पद पर बैठने व्यक्ति इस प्रकार के विचार रखते हैं, ये देश के लिए बहुत अच्छी संकेत है। वो एक दक्षिण राज्य से आने वाले नेता है। एक तेलुगु बिड्डा होने के नाते मुझे भी बहुत गर्व है। एक आंध्र से, एक सामान्य परिवार से आने वाले एक नेता इतने बड़े ऊंचे पद पर बैठ के देश की सेवा करेंगे, इस बात की हमें खुशी है। एक बार मोदी साहब के लिए उन्होंने कहा था कि मॉडिफायर ऑफ डेवलपिंग इंडिया, अपने जुमलों के लिए जाने जाते हैं। तो आप क्योंकि आंध्रा से आते हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हीं के अंदाज में? उनके अंदाज किसी के बस की बात नहीं है। वेंकैया जी बहुत खूब इस प्रकार की
कि एक्रोनिम्स देने में बहुत माहिर है और मीडिया को लग रहा है कि हम ऐसे नेता को मिस करेंगे। मैं आपको मैं एहसास दिलाता हूं, राज्यसभा में भी चेयरमैन के पद पर आसीन होकर के वेंकैया जी देश के सेवा करेंगे और सबके साथ लगातार संपर्क भी बना के रखेंगे। फिर आप आंध्रा से हैं तो 1-2 लड्डू और खा लीजिए, आपको ज्यादा डिजर्व करता है। पर सईद, आपको मैं माहौल यहाँ का दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े दिग्गज जो नेता है वो आगे बैठ गए हैं और अब इंतजार में है कि कब वेंकैया साहब अपनी झलक दिखाएंगे। पहली बार बतौर उपराष्ट्रपति वेंकैया साहब की झलक दिखेगी। जाहिर तौर पे एक उत्साह भाजपा के खेमे में है, काफी खुश नजर आ रहे हैं तमाम नेता और कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि एक ऐतिहासिक जीत है। तमाम नेताओं से हम बात करेंगे। आप लोग सब आंध्रा से आए हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है कि आंध्रा के से एक शख्सियत जो है उपराष्ट्रपति बनेंगे? अपना नेता छोटा टाइम से काम किया पार्टी में, इसलिए ये विजय हुआ। और दूसरा हमारा आंध्रा से पहले एक पीवी नरसिंह राव हुआ, बाद में नायडू जी हुआ। नायडू जी इतना काम किया इसलिए ये फल उसको मिला है। बहुत काम किया नायडू साहब ने और यहाँ पे तमाम सांसद भी हैं। यहाँ पे बात करते हैं। आप आंध्रा से चले आ रहे हैं, विधायक है आंध्रा से, क्या कहना चाहेंगे आंध्रा की तरफ से वेंकैया साहब? भारतीय जनता पार्टी हैज मेड और वेंकैया नायडू जी टू कंटेस्ट as the vice president of India. At that time, many people won the elections. Yeah, that's right. At that time, many people had little apprehensions and all those stuff. Apprehensions not because of winning or anything, but the only difference is if any other person has contested, he would have not got 516 votes. That is the difference between Venkaiah ji and other people. तो यही बात सही सब लोग कह रहे हैं कि शायद कोई और होता तो इतने वोट नहीं जीता। और तीसरे राष्ट्रपति हैं, आपको बता दें, आंध्र प्रदेश से वेंकैया साहब तीसरे उपराष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, बनेंगे। अपने आप में ये एक बड़ा खिताब है और जाहिर तौर पे भाजपा खेमे में एक तरह से जश्न का माहौल है। मौसमी दोबारा आएंगे आप, क्योंकि आप आंध्र के नेताओं से, विधायकों से बात कर रही हैं, तो हम सीधे आशीष के पास ले चलते हैं हैदराबाद में। आशीष, क्या माहौल है हैदराबाद में इस समय? सईद, हम इस समय जो हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी का प्रधान कार्यालय है, राज्य कार्यालय है, वहाँ पर हैं और जाहिर तौर पे काफ़ी खुशी का माहौल है, सेलिब्रेशन, उत्सव सा माहौल यहाँ पर है। अंदर मिठाइयाँ बट रही हैं। हमारे साथ एमएलसी हैं तेलंगाना के, काफ़ी क्लोजली इन्होंने काफ़ी करीब से काम किया है वेंकैया नायडू जी के साथ। सर, आप वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति हो चुके हैं, आपने उनके साथ काफ़ी करीब से काम किया है, कितनी खुशी हो रही है? हमें तो बहुत खुशी है और हम चाहते हैं कि हम जानते भी ये हैं कि सारे तेलुगु जो 2 राज्य हैं, तेलंगाना और आंध्रा, दोनों राज्यों में जनता राजनीति अपने जो पार्टियों को छोड़कर सारे लोग खुश हैं। आज वेंकैया जी का जो आज चुनाव घोषित हुआ है अभी उपराष्ट्रपति के लिए, इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, सारे हमारे तेलंगाना में एक उल्लास और उत्साह का वातावरण है। और हमने अभी पार्टी कार्यकर्ताओं से हमारे राज्य के कार्यालय में यहाँ पर हमने मिठाइयाँ बांटे और पटाखे जलाए, क्योंकि वेंकैया नायडू जी का जो संबंध है हमारे इस राज्यों से, 2 राज्यों से, खासकर हमारे कार्यकर्ताओं से और तेलंगाना के कार्यकर्ताओं से उनका बहुत गहरा संबंध है। उन्होंने हमें बहुत बार मार्गदर्शन दिया है। कई हमें सर, जो एक्टिव पॉलिटिक्स से अब उनकी विदाई हो गई, कितनी आप मिस करेंगे कार्यकर्ता और बीजेपी के लोग, खासकर आंध्रा और तेलंगाना में काफ़ी ज़्यादा वो प्रभावशाली थे, उनको एक्टिव जो पॉलिटिक्स से राजनीति है उसमें मिस किया जाएगा? हाँ, जरूर, उनको तो हम एक्टिव राजनीति से हम दूर देखेंगे। अभी उनका मार्गदर्शन हमें जरूर राजनीतिक तौर पर नहीं मिलेगा, लेकिन हमें खुशी ये भी है कि उनका जो मार्गदर्शन है अब देश को मिलने वाला है। अब तक पार्टी को उन्होंने मार्गदर्शन दिया था, उनका अपार अनुभव जो है पार्टी ने उनका उपयोग किया। अब उनका जो अपार अनुभव जो है देश के लिए उपयोग किया जाएगा, देश की जनता के लिए उपयोग किया जाएगा, देश की वो संवैधानिक संस्थाओं के लिए उपयोग किया जाएगा। सईद, 70 के दशक में वेंकैया नायडू ने राजनीति में पदार्पण किया। नेल्लोर के रहने वाले थे, नेल्लोर से उनका सफर हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और अब
भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने पूरा सफर अपना तय किया है। और सांसदों और विधायकों से मिलेंगे। ये पहली झलक उनकी उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद वेंकैया साहब अपने अंदाज में बाहर आए हैं। यहाँ पे जो 30 अब्दुल कलाम रोड पे उनके स्वागत के लिए, उनके जश्न के लिए तैयारी की गई है। और यहाँ पे पहली झलक हम आपको दिखा रहे हैं वेंकैया नायडू साहब की। यहाँ पे उधर आप देखिए तो वेंकैया नायडू साहब वहाँ पे मीडिया से मुखातिब होते हुए, तमाम अपने समर्थकों से मुखातिब होते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम मीडिया के कैमरे उनको घेरे हुए हैं, उनके इर्द गिर्द है। पहली झलक उपराष्ट्रपति साहब की। सर, पहली झलक उपराष्ट्रपति साहब की अपने आप में। जितेंद्र जी, सर पहली झलक सर की पहली झलक 500 का आंकड़ा पार कर दिया है। कितने खुश है भाजपा? भाजपा नहीं, सारा देश खुश है क्योंकि प्रजातंत्र का उदय है। आम साधारण पृष्ठभूमि से उठे हुआ व्यक्ति किसी भी उच्च पद पर विराजमान हो सकता है। 70 वर्ष तक भारत ने इस प्रकार के उत्तम पद पर विराजमान हो सकता है। यही संदेश गया राष्ट्रपति भवन से, यही प्रधानमंत्री पद से, यही भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति से। और मुझे लगता है कि वर्तमान भारत जो स्वतंत्रता के बाद तीसरी पीढ़ी का भारत है, एस्पिरेशनल भारत, जहाँ 70% से अधिक युवाओं की संख्या है, अब ये अपेक्षा हैं उन तमाम लोगों से जो सार्वजनिक में राजनीतिक दल कुछ भी कि वो उनके साथ आइडेंटिफाई करे, उनके भविष्य निर्माता बनने की क्षमता रखते हैं। ये भी ऐतिहासिक क्षण है। राष्ट्रपति भी आपका है, उपराष्ट्रपति। मुझे लगता है कि भाजपा ने एक उदाहरण कायम किया। भाजपा के नेतृत्व ने एक मिसाल और एक उदाहरण कायम किया बाकी राजनीतिक दलों को कि तमाम कंसिडरेशंस और अन्य बातों से ऊपर उठ करके देश किस बात की अपेक्षा करता है उसका अमल किया जाए। वेंकैया जी देश के जनता के मन में बसे हैं। और मैं आज ये भी कह दूं कि जिन लोगों ने इनके खिलाफ वोट दिया होगा राजनीतिक दल की मजबूरी की वजह से, अगर उन्हें मौका दिया जाता तो मन ही मन उनमें भी ये इच्छा थी कि वो वेंकैया जी को वोट देते। भारतीय जनता पार्टी ने वो किया जो देश का कण कण व्यक्ति चाहता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पे केंद्रीय मंत्री तारीफों के पुल बांधते हुए। और ये देखिए वेंकैया साहब आ चुके हैं मंच पर, आपको नजर आ रहे हैं एक तरह से सिल्क का मफलर डाले हुए। रविशंकर प्रसाद से लेके तमाम बड़े नेता जो है वो इर्द गिर्द वेंकैया नायडू के खड़े हुए हैं और यहाँ पे कुछ संदेश देने की कोशिश है वेंकैया साहब की। कुछ कहना चाह रहे हैं। पर अब देखिए जो मंत्री आज गए, बंडारू दत्तात्रेय से लेके रविशंकर प्रसाद से लेके तमाम, जगदम्बिका पाल भी मौजूद हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से लेके राजवर्धन राठौर वहाँ पे नजर आ रहे हैं। तमाम नेता यहाँ पे उनको बधाई देने के लिए गुलदस्तों के साथ आए हैं और लड्डू बंटने का सिलसिला चल रहा है। और मंच पे अनुरोध किया जा रहा है कि एक एक करके सब लोग नीचे आए। जाहिर तौर पे लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। थोड़ा ऊपर से हम कहेंगे कैमरा पर्सन तो अपने पूरी तस्वीर दिखाए वेंकैया साहब की। अपने आप में ये एक ऐतिहासिक क्षण है जिस तरह से वेंकैया साहब ने एक भारी जीत हासिल की है। जाहिर तौर पे भाजपा के साथ साथ तमाम नेता और प्रधानमंत्री भी गदगद है। एक बधाई दी गई है प्रधानमंत्री की तरफ से वेंकैया साहब को। ये रविशंकर प्रसाद यहाँ पे गले मिलते हुए, नमस्कार करते हुए। अब वेंकैया नायडू साहब किसी पार्टी के नहीं रह गए, वो एक संवैधानिक पद पर आसीन होने वाले हैं बहुत ही जल्द। 10 अगस्त तक टाइम है, हामिद अंसारी का कार्यकाल खत्म होगा और उसके बाद वेंकैया नायडू साहब यहाँ पे आप देखिए लाल रंग का सिल्क का शॉल, गोल्डन रंग का सिल्क का शॉल लोग जो है उनको पहना रहे हैं। कैमरे क्लिक होना बंद नहीं हो रहे हैं और तमाम नेता जो है मंच पे आने की होड़ लगी हुई है। एक तरह से उनकी पार्टी का एक बड़ा सितारा, एक बड़ा महारथी है, वो आज उसने एक स्तंभ अपना स्थापित किया है, एक शिखर पे पहुंच गए हैं और एक अच्छी जीत स्थापित की है। वही नजर आ रहा है मधुमक्खी की तरह तमाम नेता जो है वेंकैया नायडू के इर्द गिर्द हैं। यहाँ पर राजवर्धन राठौर साहब देख सकते हैं, राज्य मंत्री, वो बगल में आप खड़े हैं और वो बधाई दे रहे हैं। वो देखिए क्या बात है, लाजवाब पकवान भी नजर आ रहे हैं, पूरे लड्डुओं का जो थाली है। और वेंकैया साहब कुछ कह रहे हैं।
as usual, that doesn't change about Venkaiah Naidu. He's और उनसे माइक लेने की कोशिश हो रही है। यहाँ पीयूष गोयल साहब उनसे माइक लेना चाहते हैं, पर वेंकैया साहब देखिए बड़ा दिलचस्प सीन है। वेंकैया साहब कह रहे हैं कि मैं हैंडल करता हूँ। कुछ कार्यकर्ता जो है उत्साहित होकर इधर से आगे की तरफ आ गए थे, तो उनको रोक के उनको नीचे किया गया है। अब राजवर्धन साहब ने माइक ले लिया है और यहाँ पे पकवान, शायद आंध्रा से आए हैं ये पकवान वेंकैया साहब को देते हुए जगदम्बिका पाल साहब यहाँ गुलदस्ता पकड़ाते हुए, तमाम विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, मेघवाल साहब भी लाइन में खड़े हुए हैं। तो कुल मिला के एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर, एक ऐतिहासिक क्षण भाजपा के लिए, जिसने एक जबरदस्त जीत हासिल की है। भाजपा का टारगेट था 500 का, उसको पार कर गई। उसके बाद आप देखिए चेहरों पर जो चमक है नेताओं की, और वेंकैया साहब के चेहरे पर एक शांति, एक शांति, एक काम नजर आ रहा है। जाहिर है कि कुछ क्षण उनके लिए नर्वस पहले होंगे, पर अब कोई पैर भी छू रहा है। वहाँ पे आप देख रही हैं हरसिमरत कौर, उनकी भाजपा की सहयोगी दल, शिरोमणि अकाली दल की मंत्री, वो यहाँ पे हरसिमरत कौर ऑर्किड्स और लिलीज के साथ उनका स्वागत करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए और बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए बहुत खुश। वेंकैया साहब फॉर अ चेंज मुस्कुरा रहे हैं। इससे पहले जो है वो पूरे सभी लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि थोड़ा डिसिप्लिन बनाए रखे। बेहद ही दिलचस्प ये सीन है। और हरसिमरत जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण आप लोग के पूरे एनडीए के लिए। जी, ऐतिहासिक भी है और मेरे लिए पर्सनली इमोशनल भी है, क्योंकि जब एक पहली बारी एक अलाइड पार्टी से मैं दिल्ली की सरकार में एक नई मंत्री बनी थी, यहाँ पे मेरा कोई गॉडफादर नहीं था मुझे बेसिक्स भी समझाने के लिए और सिखाने के लिए। तो 3 सालों में अक्सर वेंकैया जी के साथ लोकसभा में बैठ के लंबी लंबी बातें करके, और जब भी प्रॉब्लम होती थी उनकी गाइडेंस में लेती थी। तो मैं बता रही थी कि मेरे लिए, मुझे मालूम नहीं कि मैं खुश हूँ कि भावुक हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत मिस करूंगी। आपके चेहरे पर भी नजर आ रहा था मंच पे, थोड़ा सा आप इमोशनल भी हो गए। जी, इनके साथ हमारा इमोशनल बॉन्ड रहा है, क्योंकि ये हमेशा अपनी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैंने भी बहुत काम किया, और इनके बहुत छोटी उम्र पे अपनी माता को खोने का दुख मेरे साथ अक्सर शेयर करते थे, और कैसे औरतों का सम्मान इनके लिए बहुत था। अपने दिल की बहुत सारी बातें मेरे से करते रहते थे। जी, हम लोग ने भी सुनी है कि किस तरह से उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, और काफी उनको महिलाओं के प्रति बहुत ही छोटी उम्र पे माँ को खो लिया था, और बीजेपी को एक माँ की तरह उन्होंने अपनाया, और ऐसे बीजेपी की उन्होंने सेवा करी थी। और बीजेपी से अब ये जैसे दूसरी माँ से बिछोड़ा हो रहा है, तो मेरे लिए, मैंने एक फ्रेंड और एक गाइड और एक पिता समान एक इंसान को पार्लियामेंट में मैं बहुत मिस करूंगी। प्रधानमंत्री भी उनको गारू बोलते हैं, यानी कि बड़े भाई के समान। देखिए, वेंकैया जी को तो सारी कैबिनेट में अभी से ही उनकी कमी खलने लगी है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका कमेंट किया है, क्योंकि वो उनको वो चीजें कह सकते थे जो और कोई नहीं कह सकता था, और प्रधानमंत्री जी इतनी इज्जत करते थे। तो प्रधानमंत्री से लेके मेरे जैसे छोटे मंत्री तक उनको मिस करेंगे। देखिए, बहुत बड़ी जीत उनकी कमी खल रही है, हरसिमरत जी भी यही कह रही है। देखिए, मंत्रिमंडल में वो विषय अलग है, लेकिन इनके अनुभव का लाभ राज्यसभा को मिलेगा, और राज्यसभा को जब मिलेगा तो देश हित में ये बड़ा, मुझे लगता है जो अनुभव उनका राज्यसभा में रहा है, और जिस तरह से उनको संचालन करने का एक अनुभव है, राज्यसभा को और देश को बड़ा फायदा होने वाला है। क्या कहेंगे आप नायडू साहब को उनकी ये जबरदस्त जीत पे? जो जीता वही सिकंदर। मैं उनके इस जीत के लिए बधाई देता हूं और आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। तो आप देख रहे हैं वहाँ पे ऐतिहासिक क्षण, ये रविशंकर प्रसाद जो है हाथ हिलाते हुए, हाथ उठाते हुए, संबित पात्रा यहाँ पे उनको नमन करते, नमस्कार करते हुए, फूलों की बौछार हो रही है। कहीं ना कहीं फूलों से एक तरीके से कहे तो अभिनंदन किया जा रहा है वेंकैया नायडू साहब का, और काफी दिलचस्प ये तस्वीरें आपको नजर आएंगी। अभी हर्षवर्धन जो है वो भी यहाँ पे पहुंच गए हैं। देखिए, बहुत सही मौसमी, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, आप कमेंट्री करते रहिए, बताते रहिए, और अगर नेता वहाँ पर मिलते रहें आपसे तो उनसे बात भी करते रहिए प्लीज़।
इसमें लगा देना, इसमें। मौसमी हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? इसमें हमारी संवाददाता मौसमी सिंह से हमारा संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें वेंकैया नायडू की। विजुअल दिखाइए। मौसमी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? सही शकील, आप जी सईद, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। जी, दोहराएं अपना सवाल। क्योंकि आपके सामने वेंकैया हैं, आप वहां पर मौजूद हैं, वहां बताइए क्या कुछ हो रहा है, तस्वीरें दिखाते रहिए, और अगर बीजेपी के कुछ नेता और मिल जाएं तो उनसे प्लीज बात भी कीजिए। मौसमी जी बिल्कुल, देखिए अभी जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी किस तरह से यहाँ पे उनकी फैमिली आ चुकी है, उनकी वाइफ उनके साथ मौजूद है, उनकी डॉटर, उनका लड़का, और शायद काफ़ी इमोशनल घड़ी। ये देखिए खुद अपने आप में ये तस्वीरें बहुत कुछ बखान कर रही है। एक संघर्ष भरी जिंदगी, एक मेहनत भरी जिंदगी, और ये एक ऐतिहासिक तस्वीर पैर छूती उषा जी यहाँ पे उनकी जो वाइफ है। आपको याद है कि कुछ ही दिन पहले जब वेंकैया साहब से पूछा गया था कि क्या वो राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे एनडीए के, तब उन्होंने बोला था कि ना वो राष्ट्रपति होंगे ना वो उपराष्ट्रपति होंगे, पर हाँ वो बहुत खुश हैं कि वो उषा के पति है। और यहाँ पे उनका सादा सरल परिवार उनके साथ इस मंच पे, और जाहिर है उनकी पत्नी के लिए भी, जो उनकी अर्धांगिनी है, उनकी जीवन संगनी है, उनके लिए भी ये क्षण बहुत ही भावुक क्षण है, बहुत ही बड़ी जीत और फतेह का क्षण है, क्योंकि संघर्ष उनका भी कहीं ना कहीं रहा है। और जाहिर है वो भी ये सोच रही होंगी कि शायद उन्हें कल्पना नहीं की थी उनका ये संघर्ष भरा जीवन इतना आगे, इतना दूर जाएगा। आइए बात करने की कोशिश करेंगे मैम से। मैम उषा जी, मैम प्लीज जस्ट एक्सप्रेस योर जॉय। My last question to run Rajya Sabha is not an easy job, but the kind of experience he has got, four-time parliamentarian, डॉटर भी बताया जाता है कि बहुत ही डॉटर्स फादर, और उसकी डॉटर के लिए भी बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। मैम वेंकैया जी who's won the softness to be able to carry a family together, but he's got the just two lines, ma'am. Ensure that the house function and business is conducted. It's been so long since that Rajya Sabha. Ma'am, are you very happy? Ma'am, are you very happy with this moment? Ma'am, only one word on this video, ma'am. Two lines, ma'am. Only one. Ma'am. Ma'am, please come. Ma'am. Please come, ma'am. I think Venkaiah ji is the member. Okay. One of you can just say two lines. अच्छा, ओके। तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह किसी भी वक्त यहाँ पे पहुँच सकते हैं। रामविलास पासवान साहब क्या बोली मौसमी वेंकैया जी की पत्नी? पहुँच गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ये शानदार जीत हुई है। आप यहीं से जी सईद, वो विक्ट्री का साइन दिखा रही थी, काफी खुश नजर आ रही, यहीं पे है और काफी खुश नजर आ रही थी। उनकी डॉटर भी यहाँ पे है, और जाहिर तौर पे एक क्षण ऐसा जिसमें वो भी भागीदारी शायद बराबर की है, हिस्सेदार है। आइए पासवान साहब क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनते। बल्कि जब जेल में गए और जेल से निकले तो जयप्रकाश जी के ये नॉमिनी थे, और वहाँ से क्या कहते हैं कि इनकी यात्रा शुरू हुई। विधानसभा का सदस्य रहे, उसके बाद 4 बार राज्यसभा का सदस्य रहे, बीजेपी के स्टेट के प्रेसिडेंट और ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट। तो और इससे शानदार नेता जो है कोई हो नहीं सकता है उपराष्ट्रपति पद के लिए, और हम उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और उनके आने से जो है उपराष्ट्रपति पद की गरिमा और बढ़ेगी। पासवान साहब, कुछ यादें आपकी, जो आपके कोलीग रहे, सहयोगी रहे, क्या यादें हैं आपकी? नायडू साहब जिस तरह से मास्टर की क्लास लेते थे, हड़काते भी हैं। नायडू जी का हंसाने का तरीका बतलाते हैं। एक बार प्रधानमंत्री जी जो है, हम लोग बैठे थे कैबिनेट में, प्रधानमंत्री जी किसी बात पर जो है थोड़ा नाराज हो गए, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं क्या करूं, मुझे क्या कहते, मैं कहते कहते आप लोगों को थक गया हूं,
वेंकैया नायडू जी बगल में थे, उन्होंने कहा कि दिक्कत प्रॉब्लम तो यही है कि आप थकते नहीं हैं। तो बेसिकली सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा बहुत है। तो सुन रहे हैं आप सईद किस तरह से पासवान साहब भी बखान कर रहे थे। सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत ही हंसमुख वेंकैया नायडू साहब हैं और कठिन से कठिन जो मामले हैं वो ऐसे ही सुलझाते थे। अभी आपको दिखाते हैं क्या तस्वीर यहाँ पे एक बार नजर आ रही है। इंतजार हो रहा है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का आने का, उसके बाद उन्होंने बोला है कि वो हम लोग से बात करेंगी। उधर देखिए किस तरह से इस सितारे को बधाई देने के लिए लाइन में लगे हैं भाजपा के दिग्गज। जी हाँ, वेंकैया साहब के लिए भी ये बहुत ही एक ऐतिहासिक यादगार पल है। यहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय से लेके तमाम भाजपा के दिग्गज नेता उनको बधाई देते हुए। सेक्रेटरी जनरल हमें नजर आया अभी यहाँ पे, तो सेक्रेटरी जनरल साहब शायद सर्टिफिकेट लेके आए हैं और दिया है वेंकैया साहब को। यहाँ पे उपराष्ट्रपति पद चुनाव जीतने पे जो सर्टिफिकेट औपचारिकता होती है वो पूरी करते हुए आपको बता दें कि यहाँ पे नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये बिल्कुल सिलेक्ट नेता है, मंत्री हैं, जो करीबी हैं सईद वेंकैया नायडू साहब के, उनको बुलाया गया है। मंच पे भी लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है। सईद बिल्कुल मौसमी, हम चाहेंगे कि आप तस्वीरें दिखाते रहें। हिमांशु, क्या आप हमारे साथ हैं इस समय? के साथ हूं। हिमांशु, वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति बनने के बाद दक्षिण की राजनीति में बीजेपी को कैसे फायदा होगा? देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि दक्षिण की राजनीति में बीजेपी जो फायदा चाहती है वो चाहती है तेलंगाना के अंदर, आंध्रा के अंदर, केरल के अंदर। कर्नाटक में बीजेपी मजबूत है, तमिलनाडु में बीजेपी कहीं नहीं दूर दूर तक नजर आती है। और बीजेपी को मालूम है कि वेंकैया नायडू जो है अगर उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया तो उसका फायदा जरूर बीजेपी को मिलेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में। कर्नाटक से वेंकैया नायडू लगभग 3 बार जो है वो राज्यसभा के सांसद रहे और बहुत लंबा उनका जो है लगाव रहा है कर्नाटक के साथ। आंध्रा से वो आते हैं, तमिलनाडु में उनकी जो बेटी है उनकी शादी हुई है। तमिलनाडु वो कह सकते हैं कि फ्रिक्वेंट जाते हैं, महीने में 2 बार जरूर वो तमिलनाडु जाते रहे। तो कहीं ना कहीं साउथ के अंदर बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिलने वाला है। लेकिन बड़ी बात यही है कि वेंकैया नायडू जिस बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, पार्टी के नेता रहे हैं, उससे पार्टी के नेतृत्व को बड़ी कह सकते हैं कि मदद मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक ही है कि हमने वेंकैया नायडू को जब देखा है, उनको बड़ी गंभीर बात को भी उन्होंने बहुत हल्के फुल्के अंदाज में व्यंग के अंदर कहकर पार्टी को कई बार बचाया भी है। कई ऐसे क्रूशल इश्यूज आए हैं, कभी जब पार्टी को बहुत ज़रूरत थी कि कोई पार्टी की तरफ से आगे आए और पार्टी का स्टैंड रखे तो वेंकैया नायडू ही आगे आया करते थे। हमको जहां तक याद है, बहुत सालों से मैंने बीजेपी को देखा है, तो उसके अंदर यही है कि वेंकैया नायडू जब भी क्रूशल इशू होता था, वेंकैया नायडू आते थे और हल्के फुल्के अंदाज में अपनी बात कहते थे और पार्टी को बचाकर ले जाया करते थे। ये वेंकैया नायडू की खासियत रही है और पार्टी के अंदर कह सकते हैं कि बहुत संगठन की दृष्टि से वेंकैया नायडू ने बहुत काम किया है, बहुत लंबे अरसे का उनका अनुभव है। शायद अब वो अनुभव पार्टी को जो है वो ना मिले, इसकी कमी पार्टी को खलेगी। लेकिन राज्यसभा के अंदर आने वाले दिनों के अंदर आपको जो है व्यंग के बाण देखने को मिलेंगे चेयर की तरफ से, जो हमेशा नजर आते थे पिछले 10 सालों से, अब वो देखने को मिलते रहेंगे। हिमांशु, आंध्र में टीडीपी बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रही है, यहाँ और बीजेपी कितनी मजबूत, हम आएंगे और इस सिलसिले में आपसे बात करेंगे। मौसमी, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वहाँ पर? सर प्लीज हट जाइए। हमारे साथ पीयूष गोयल साहब है, आइए उनसे बात करते हैं। पीयूष साहब, एक ऐतिहासिक जीत भाजपा के लिए भी और खासतौर से नायडू साहब के लिए जो आंध्रा से आते हैं और जमीन से जुड़े नेता हैं। वेंकैया नायडू जी एक किसान परिवार से पैदा होकर पूरा जीवन उन्होंने देश को समर्पित किया, समाज को समर्पित किया। युवा अवस्था से ही उन्होंने राजनीति और अच्छे सामाजिक कार्यों से अपने आप को जुड़ाव रखा और लगभग सभी पार्टियों में इतनी लोकप्रियता रही कि आज 516 वोट उनके पक्ष में पड़े हैं। लगभग 480 का अंदाजा था जो पार्टी हमें सपोर्ट कर रही थी। जेडीयू और बीजेडी ने कहा था कि वो दूसरे पक्ष को सपोर्ट करेंगे। उसके बावजूद 516 वोट आना
और 272 सीटों का अंतराल दोनों कैंडिडेट के बीच, जो एक प्रकार से लोकसभा का डिफरेंस ऑफ वोट है मेजॉरिटी के लिए, ये एक अपने आप में दर्शाता है कितने लोकप्रिय हैं वेंकैया नायडू गारू, कितना लोगों में और सभी सांसदों में उनके प्रति आस्था है और विश्वास है कि वो एक अपना कर्मठ तरीके से ईमानदारी से अपना काम करेंगे और देश की सेवा, राज्यसभा की सेवा करेंगे। शायद नायडू साहब ने भी कल्पना नहीं की होगी कि वो 500 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। और जो गारू कहा आपने, तो शायद गारू की भूमिका उन्होंने कई लोगों के लिए निभाई। हरसिमरत जी भी बता रही थी कैसे पर्सनली उन्होंने उनको काउंसिल किया, बताया कि किस तरह से वो अपने मंत्रालय को चलाएं। वेंकैया नायडू जी हम सबके लिए एक पिता समान थे। मैंने तो उनके साथ जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तभी भी काम किया है, और अब जब 3 वर्ष हम उनके पास हर वक्त जाते थे उनकी गाइडेंस के लिए, उनसे सपोर्ट लेने के लिए, और मैं समझता हूँ जिस प्यार से, जितना एक एल्डर के नाते, एक्चुअली हम सब उनको बड़ा भाई बोलते थे, और जिस प्यार से वो हमें समझाते थे, गाइड करते थे, मुझे लगता है उसी स्नेह के साथ वो राज्यसभा और उपराष्ट्रपति की भी जिम्मेदारियां संभालेंगे, सभी दलों को सम्मान करते हुए, एक संविधान को का सम्मान करते हुए। मुझे पूरा विश्वास है इस देश में एक डिसिप्लिन भी आएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा एक सबके हित के लिए और देश हित के लिए और सुचारू रूप से चलेगी। मैं पीयूष साहब एक चीज जानना चाहती हूँ, जैसे आपने उनका प्रेम की बात करी, डांट लगाने के लिए भी काफी फेमस थे, बड़े भाई के तौर पे डांट लगाए, तो आपको कोई इंसिडेंट याद है कि जब उनसे थोड़ा सा आप लोग को रिस्पेक्ट भी था और उनकी डांट से डर था कि डिसिप्लिन फॉलो? उनकी हर डांट में प्यार था, आपने अभी अभी देखा होगा। डिसिप्लिन के लिए अभी भी वो कर्मठ थे और चाह रहे थे कि यहाँ भी कोई व्यवस्था बिगड़े नहीं, तो ये उनका प्यार है, और यही प्यार दर्शाता है कि वो हम सबको जब डांटते हैं तो हम सब कुछ सीखते हैं, उसमें हमारे भी जीवन में कुछ सुधार आते हैं, हमारे कार्य पद आते हैं, और ये इनका स्नेह है जो वो इतना खुले दिल से डांट सके। क्या कह रहे थे आपको? आप माइक मांग रहे थे, शायद वो माइक नहीं दे रहे थे आपको, मैं देखा, बड़ा दिलचस्प कह रहे थे डिसिप्लिन हैज टू बी मेंटेन्ड एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट वेंकैया गारू, कि वो हर चीज में, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे दफ्तर में हो, चाहे पार्लियामेंट में हो, वो बहुत संविधान का, सिस्टम्स का, प्रोसीजर्स का, प्रोसेसेस का बहुत सम्मान करते हैं, और इसी सम्मान के कारण मुझे विश्वास है कि उपराष्ट्रपति का उच्च पद, संवैधानिक पद, वो बहुत सुचारू रूप से चलाएंगे। और सभापति के तौर पर राज्यसभा में भी वो अपनी पाठशाला चलाएंगे। पाठशाला नहीं, वो हम सबको भी नियंत्रण में रखेंगे। तो शायद जो हल्ला होता है सईद राज्यसभा में, वो थोड़ा सा अनुशासित रहे और थोड़ा डिसिप्लिन में रहे। ये शायद यहाँ पे जो तमाम मंत्री है, जैसे कि पीयूष गोयल साहब ने भी कहा, वेंकैया साहब की डांट का असर जरूर होता है। चक नहीं मौसमी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा हट के, क्योंकि आपने बहुत तस्वीरें दिखाई, बहुत लोगों से बात की, रामविलास भी थे, कैलाश विजयवर्गीय भी वहाँ पर थे, सबका जिक्र भी आप लगातार कर रही हैं, लेकिन कैसे मौसमी थोड़ा सा ये जो आज एक अपनापन इन नेताओं में नजर आ रहा है, जो उनकी अच्छाई, उनकी भलाई, लोगों की मदद करने का जो जज्बा वेंकैया का लोग यहाँ पर आपको बयां कर रहे हैं आपसे बातचीत में, कैसे वो एक छोटे से गांव का लड़का बीजेपी का अध्यक्ष बनता है और आज उपराष्ट्रपति, ये सफर कैसा रहा? लेकिन उसके बावजूद हमारा बिल्कुल सईद, आपको बता दें कि मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी तस्वीरें दिखाते रहें, जैसे कि हम बताएंगे वेंकैया नायडू साहब की कहानी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जी हाँ, 1977 में जब वो युवा मोर्चा का उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, उसके बाद से वो कभी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपको बता दें कि 1960s में वो जो है उन्होंने संघ में कबड्डी खेलना शुरू किया था। नायडू साहब से बात करने की, सर थोड़ा सा रिएक्शन दे दीजिए। सर आर यू हैप्पी? इज कमिंग बैक। कौन आ गया? प्रधानमंत्री आने वाले हैं। प्रधानमंत्री आपको बता दें सईद आ रहे हैं और उनको रिसीव करने के लिए वेंकैया नायडू साहब जा रहे हैं। हमें ये भी सुनने में आया था कि प्रधानमंत्री से नायडू साहब ने कहा था कि मैं आपसे मिलने आऊंगा, पर प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, आप संवैधानिक पद पे हैं, अब आप उपराष्ट्रपति हो गए हैं, इसलिए हम आपसे मिलने खुद आएंगे और हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ 30 अब्दुल कलाम रोड पे पहुंच सकते हैं। उनको लेने के लिए तमाम लोगों का तांता है।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी किसी वक्त यहाँ पे आ सकते हैं और यही वजह है कि वेंकैया नायडू के साथ तमाम नेता बाहर की ओर चल पड़े हैं। भाजपा के सेनापति 30 अब्दुल कलाम रोड पे पहुंचेंगे इस ऐतिहासिक जीत का हिस्सा बनने के लिए, इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए और कहीं ना कहीं एक बहुत गौरव और गर्व की घड़ी भाजपा के लिए। हम बात करने की कोशिश करेंगे और भी मंत्रियों से। राष्ट्रपति पद के चुनाव का नतीजा आया है। वेंकैया नायडू जो कि एनडीए के उम्मीदवार थे, भारी मतों से जीत उन्होंने दर्ज की है, गोपाल कृष्ण गांधी को हराया है और वेंकैया नायडू अब देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। 785 कुल वोट हैं, 771 वोट पड़े जिसमें से 516 वेंकैया को, 244 गोपाल कृष्ण गांधी को मिले और जो 760 वोट थे वो मान्य थे। इनमें से कुछ वोट जो थे उन्हें अमान्य भी घोषित कर दिया गया। तो 760 में से 516 ये एक बड़ी जीत है वेंकैया नायडू की, क्योंकि इससे तय होता है उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है उसमें सबसे ज्यादा वोट हासिल करने से नहीं बल्कि वोटों का जो वेटेज होता है उससे जीत तय होती है। तो आधे से ज्यादा वेटेज वेंकैया नायडू के पक्ष में था और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वेंकैया नायडू को बधाई देने वालों का सिलसिला लगातार चल रहा है। बीजेपी के तमाम नेता मौजूद हैं, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है, जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक हैदराबाद में ये जश्न मनाया जा रहा है। वेंकैया नायडू का परिवार भी पहुंच चुका है, साथ में पत्नी है। पत्नी ने आकर स्टेज पर जहां पर वेंकैया नायडू खड़े हैं उनके पैर भी छुए हैं। तो वेंकैया नायडू की ये एक बड़ी जीत और बीजेपी एनडीए के उम्मीदवार वो जो बने थे वो एक जीत हासिल की है। तो वेंकैया को के कई सारे आयाम हैं, कई सारी उनकी पर्सनालिटी के बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जो उन्हें औरों से अलग खड़ा करते हैं, एक राजनेता के तौर पर भी, एक इंसान के तौर पर भी, और इसीलिए उनका व्यक्तित्व सबसे जुदा दिखाई देता है। 2002 में वेंकैया नायडू बीजेपी के अध्यक्ष बने थे और अटल बिहारी वाजपेयी से मिले थे। तो तब बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और तब उन्होंने ये कहा था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं कभी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बगल में बैठूंगा। वेंकैया नायडू नेल्लोर जिलों में। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं जिनका इंतजार बेसब्री से हो रहा था। ये वो तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की, क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता मंत्री वहां पर मौजूद थे वेंकैया नायडू के साथ, लेकिन इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा था। वेंकैया नायडू ने खुद कहा था कि वो खुद जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने ये कहा कि नहीं, मैं खुद आऊँगा। आप संवैधानिक पद पर काबिज होने जा रहे हैं, संवैधानिक पद पर बैठने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आइए सीधे लिए चलते हैं मौसमी कुछ हलचल, क्योंकि पीएम का काफिला गाड़ी पहुंच चुकी है, हमने दिखा दिया। क्या पीएम अंदर आ चुके हैं? क्या वहां पर हलचल बढ़ चुकी है? क्या आप देख पा रही हैं? बिल्कुल सईद, आपको बताऊं कि एकदम से यहाँ पे सन्नाटा पसर गया है कि शायद प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है और बाहर से अभी किसी भी वक्त हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे अगर उधर की तस्वीर दिखाएं तो किस तरह से मंत्री शांत खड़े हैं, सांसद शांत खड़े हैं, विधायकगण जो आंध्र प्रदेश से आए हैं वो शांत खड़े हैं और इंतजार हो रहा है कि प्रधानमंत्री किसी भी वक्त यहाँ पे अंदर एंटर कर सकते हैं। पाल साहब बहुत खुश नजर आ रहे हैं, लड्डू पे लड्डू लोग खा रहे हैं, गुलदस्ते बदले जा रहे हैं और गारू की याद हो रही है, गारू के किस्से बताए जा रहे हैं। इसलिए याद हो रही है कि देखिए ये चुनाव उपराष्ट्रपति का केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का होता है और उनका इलेक्टोरल कॉलेज जो खुद पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हों, किसी रेस्पेक्टिव हाउस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हों और उसमें हमको 68% वोट मिलना, बीजेपी एनडीए का जितना इलेक्टोरल कॉलेज था उससे ज़्यादा। तो ये क्या है कि ये अक्रॉस द पार्टी लाइन
उनकी पॉपुलैरिटी है कि वेंकैया नायडू जी जो राज्यसभा में 4 बार रहे या पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर्स के रूप में रहे, तो कहीं ना कहीं लोग पार्टी से ऊपर उठ करके जो उनके दिलों में था और कितनी कोशिश अपोजिशन कर रही थी, महात्मा गांधी के प्रपौत्र को दुहाई दे रही थी, लेकिन यहाँ तक कि सांसदों ने विपक्ष के ये साबित किया कि उपयुक्त उम्मीदवार अगर उपराष्ट्रपति के लिए कोई है तो वेंकैया नायडू। आप कुछ किस्सा सुना रहे थे कि नायडू साहब से आप मिलने जाते थे, तो कभी कोई किस्सा आप सुनाइए जो यादगार रहा हो, उनके अदा का, उनके अंदाज का। देखिए उनकी इतना उनकी यादें हैं और इतना उनका अंदाज है कि पूरी पार्लियामेंट के चाहे इधर के हो चाहे उधर सबको याद है। एक तो वो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के बाद जितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलर्ट नहीं रहता था, उससे ज़्यादा वो मेंटली अलर्ट रहते थे सदन में। और सदन में अगर कहीं कोई विपक्ष इस तरीके से कोई हमला कर रहा हो सरकार पे, तो सदस्य से पहले खुद ही खड़े होकर के और जिसे रिवर्ट करते थे और जिस तरीके से जवाब देते थे, वो एक समझने लायक होता था कि और अगर कमरे में भी चले गए हैं और जैसे कहीं भी डिबेट में अगर कोई तनाव हो गया तो तुरंत सदन में पहुंच जाते थे। और फिर हम लोग भी जब होते हैं, उनकी जो बड़े भाई की भूमिका है, वो जो जगह उनकी वो खाली रहेगी और आप लोग याद भी करेंगे। भाई देखिए स्वाभाविक है, तो शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि हम उनको मिस कर रहे हैं। और लेकिन दूसरी तरफ खुशी इस बात की है कि अगर हम पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में अपने हाउस में मिस करेंगे, तो आज देश के उपराष्ट्रपति के पद पे और कम से कम देखिए एक दक्षिण भारत के नेता किसान परिवार से हों और उत्तर भारत में भी उतनी लोकप्रियता हो। देखिए उत्तर प्रदेश के कितने सांसद खड़े हैं यहाँ पे, ये सब सारे सांसद उत्तर प्रदेश के खड़े हैं। तो ये इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश के सभी सांसद आज वो चाहे दक्षिण भारत से जीत करके आए हों, लेकिन कितना खुशी, सुबह से इलेक्शन में मतदान कराया। जी ये बताइए, गारू की जो कनेक्टिविटी है वो नॉर्थ से लेके साउथ तक है? निश्चित, आज उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक आज जो स्थिति है या प्रचंड या राष्ट्रवाद की जीत है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद का परचम लहरा रहा है। क्या कहेंगे बड़े भाई को? माननीय वेंकैया जी को हम लोग पूरा सदन, पूरे सभी लोग, मैं तो बल्कि ये भी कह सकता हूँ कि मीडिया के सभी लोग, आप लोग भी मिस करेंगे। वो बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचे हैं, हम लोगों को बड़ी खुशी भी है, लेकिन मन में एक कही है हम लोगों को कचोटेगा कि उनकी जो वन लाइनर जो थे वो अब हम लोग को सुनने को शायद नहीं मिलेंगे। इसके लिए आप लोग भी निश्चित मिस करेंगे। आपको वन लाइनर कुछ कहना चाहिए नायडू साहब के लिए? देखिए ये सबसे खुशी का मौका है, हम सब लोग उन्हें आज विश करने आए हैं और मालूम पड़ता है हमारे संरक्षक आज उपराष्ट्रपति बने हैं और इनसे बढ़िया उपराष्ट्रपति कोई हो नहीं सकता था। तो टाइम से आप लोग आ गए, पहुंच गए यहाँ पे, लाइन यहाँ पे सब लोग हाजिर हो गए। हाँ बिल्कुल, बधाई देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए उपराष्ट्रपति जी को। हमारे नेता थे, अब वो संवैधानिक पद पे पहुंचे हैं तो हम बधाई देने आए हैं। तो गुलदस्ता खाली आया है कि दे दिए? वो सब आपने पहले मिठाई आपने पहले ही दिखाई थी वहाँ, आप उस कोने पे दिखा रही थी, उस समय मिठाई वो सारी चीजें। कितने लड्डू आप लोग खाए? बिल्कुल खूब लड्डू खाए, खूब लड्डू खाया जा रहा है शहीद यहाँ पे। और जाहिर तौर पे जी क्या कह रहे हैं? हम लोग का शुगर बढ़ेगा, कितना मीठा खा ले, नो प्रॉब्लम। आज शुगर बढ़ने वाला नहीं है भाजपा का, खूब लड्डू पे लड्डू खाए जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, शुगर बढ़ने वाला नहीं आज है और खूब लड्डू खा रहे हैं। तो नॉर्थ और साउथ इंडिया का जो डिवाइड है, वो कोई डिवाइड नायडू साहब के साथ वो डिवाइड खत्म हो जाता है। वेंकैया जी ने सारे बांध तोड़ दिए, वेंकैया जी सर्वग्राह है और आज उन्होंने सारे बांध तोड़ करके एक पूरे देश में खुशी का माहौल स्थापित करने का कार्य किया। पटाखे छूटने की भी आवाज आ रही है सईद बाहर, तो कहीं ना कहीं एक ऊर्जा यहाँ पे नजर आ रही है। 30 अब्दुल कलाम रोड पे आपको बता दें, काफी दिलचस्प किस्से हैं यहाँ पे। बताते हैं कि अगर गर्मी का वक्त होता था तो वेंकैया साहब की जो धर्म पत्नी है वो बाहर मटके रखती थी और वहाँ पे छाछ उन मटकों में रखती थी, ताकि कोई भी अगर मिलने आए या बाहर से गुजर रहा हो, उसको प्यास लगी हो, भूख लगी हो, तो वो छाछ पी सके। पानी के मटके आज हमने देखे। और बहुत दिलचस्प ये है कि वेंकैया नायडू साहब का ये जो निवास है, ये है 30 अब्दुल कलाम, इसके सामने ही 31 अब्दुल कलाम रोड पे आने वाले हैं हामिद अंसारी साहब। जब और ये वो तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वेंकैया नायडू का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वेंकैया नायडू के काफी करीबी रिश्ते रहे हैं। फूल दिया, शॉल पहनाई, उसके बाद फूल देकर उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हैं वेंकैया नायडू से मिलने उनके घर पर। करीबी रिश्ता, नज़दीकी रिश्ता रहा है। प्रधानमंत्री पसंद करते हैं वेंकैया नायडू को काफ़ी, और वेंकैया नायडू भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, और ये देखिए मिठाई भी खिला रहे हैं, मिठाई खिलाकर बधाई दी है उपराष्ट्रपति बनने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेंकैया नायडू को तो अभिनंदन किया, शॉल उड़ाई, फूल दिया, मिठाई खिलाई। साथ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी हैं, और अमित शाह ने भी भारतीय परंपरा के अनुसार शॉल उड़ाई, गमछा पहनाया और फूल देकर अभिनंदन, स्वागत, बधाई दी वेंकैया नायडू ने भी। तो अब और दूसरे बीजेपी के नेता, मंत्री, सदस्य हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेंकैया नायडू पहुंच गए। इसी का इंतजार था, क्योंकि अभी घर के अंदर हैं, लेकिन बाहर जबरदस्त भीड़ है समर्थकों की, बीजेपी कार्यकर्ताओं की। बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो मिठाई खा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, और बाहर, घर के बाहर, बैरिकेडिंग के बाहर जबरदस्त भीड़ है। ये बीजेपी की एक जीत भी है, लेकिन जो रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और वेंकैया नायडू का रहा है, वो दो राजनेताओं का रिश्ता नहीं रहा है, बल्कि वो एक रिश्ता आत्मीयता का रिश्ता भी रहा है। जिस तरह से अभी जितेंद्र सिंह जिक्र कर रहे थे, मौसमी ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वो जब प्रधानमंत्री नाराज भी होते थे किसी बात को लेकर या गंभीर भी होते थे, तो वेंकैया नायडू उनका मूड ठीक कर दिया करते थे, माहौल को हल्का फुल्का कर दिया करते थे, और वो माहौल अच्छा हो जाया करता था। तो नरेंद्र मोदी के बारे में वेंकैया नायडू के कई सारे वन लाइनर जो हैं वो मशहूर हैं। भारत के लिए ईश्वर का वरदान वेंकैया नायडू ने नरेंद्र मोदी को कहा था। गरीबों का मसीहा, आमतौर पर बीजेपी की बात करते हुए, सरकार की नीतियों की बात करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मीडिया से कुछ बोलते हुए वेंकैया नायडू मोदी को गरीबों का मसीहा जैसी संज्ञा जरूर देते थे। तारीफों के जब पुल बांधते थे तो वो कहते थे कि नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा हैं। तो ये वो रिश्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब उपराष्ट्रपति बनेंगे वेंकैया नायडू का। लेकिन उससे पहले बीजेपी के नेता के तौर पे, मंत्री के तौर पे, मोदी के मंत्रिमंडल में भी हम मौसमी के पास एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। लेकिन ये देखिए मिठाई भी उन्होंने खिलाई। मौसमी, क्या कोई कार्यक्रम है कि प्रधानमंत्री, तस्वीरें हमने दिखा दी हैं, कमरे के अंदर हैं, हमने अपने दर्शकों को आप नहीं देख पाई, लेकिन क्या कोई कार्यक्रम है? इतने सारे नेताओं से, मंत्रियों से आपने बात की है कि बाहर आएंगे दोनों, कुछ धन्यवाद भी कहा जाएगा, कुछ बधाई भी दी जाएगी, ऐसा कोई कार्यक्रम? देखिए अभी सही जो हमें पता चल रहा है तो प्रधानमंत्री वहीं पे बधाई देके शायद वापस हो लेंगे, पर यहाँ आने का उनका ऐसा कार्यक्रम नहीं है। पर नायडू साहब ने ज़रूर कहा कि जब वो प्रधानमंत्री से मिल के आएंगे उसके बाद यहाँ पे आके वो मीडिया से मुखातिब होंगे और मीडिया को संबोधित भी करेंगे। तो अगले कुछ क्षणों में इंतज़ार है कब वो यहाँ पे पहुँच जाए। आप देख लीजिए तमाम मंत्री भी इंतज़ार कर रहे हैं, इस इंतज़ार में हैं कि नायडू साहब किसी भी वक्त यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और जाहिर तौर पे एक उत्साह, एक शांति से सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे बैठने की इंतजार हो रहा है। सईद, खास तौर से बहुत दिलचस्प इसलिए है कि आप देखिए यहाँ पे जो तैयारी की गई है, काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन है वेंकैया नायडू साहब, और यहाँ पे पूरा जो बंदोबस्त किया गया था वो कहीं ना कहीं किया गया था। मीडिया के लिए भी बंदोबस्त किया गया था और मंत्रियों के लिए। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा क्षण, पूरी मुस्कुराहट है आपके चेहरे पर, और आज बीजेपी के नेताओं के चेहरे चमक रहे हैं। नहीं, हमारे चेहरे तो हमेशा चमकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक असाधारण क्षण है जी। और हमें निश्चित रूप से जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे बहुत खुशी हुई थी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो और भी ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन ये जो क्षण है ये अभूतपूर्व है, क्योंकि एक तरफ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, स्पीकर, और फिर हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, ये इतना बड़ा कॉम्बिनेशन है। और हमें पूरा विश्वास है कि इस कॉम्बिनेशन के रहते जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि वो भारत के 125 करोड़ लोगों के लिए सन 2022 में एक नया भारत जो है वो डेडिकेट करना चाहते हैं, गिफ्ट में देना चाहते हैं। ऐसा भारत जिसमें सब लोगों के चेहरे पे खुशी होगी, सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे, हर गरीब की चिंता होगी, हर गरीब को सब प्रकार की सुविधा होगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हमारा जो ऐसे कार्यकर्ताओं का कॉम्बिनेशन है ऊपर से नीचे तक,
जो मानव धर्म के लिए समर्पित हैं, राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन निस्वार्थ सेवा में देश के लिए लगाया है। अगर नायडू साहब की बात करें तो नायडू साहब का संघर्ष भी बड़ा लंबा रहा है। पहले उन्होंने जो है युवा मोर्चा के साथ रहे, उससे पहले जनसंघ के साथ रहे, उससे पहले जो युवा टीम होती थी कबड्डी की 1960s में उन्होंने पूरा अपना ये करियर शुरू किया और फिर पीछे पलट के नहीं देखा। निश्चित रूप से देखिए, वो अपने बचपन से जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं और कॉलेज से लेकर और आज तक उनको संघर्ष, मेहनत, ईमानदारी, कमिटमेंट, डेडिकेशन से ही उन्होंने काम किया। मैंने उनकी टीम में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में काम किया, उनको बहुत नज़दीक से देखा है। वो संगठन के सुनाइएगा जो आपको याद रहे कि नायडू साहब की जो शख्सियत है वो बयां करता। नहीं, देखिए, मैं इतना कहूँगा कि वो एक एक कार्यकर्ता की जो तकलीफ है उसको बिना यानी कि बात किए भी उसको भांप कर और उस कार्यकर्ता के तकलीफ के लिए बहुत गहराई से समर्पित हैं। खाली बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, वो गरीब आदमी के लिए जो तकलीफ में है, जो शायद जिसके ऊपर लोग ध्यान नहीं देते। जैसे हमारे दीनदयाल जी कहा करते थे, जो सबसे ज़्यादा अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति में खड़ा है, जिसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसके बारे में सोचो। मैं समझता हूँ कि वेंकैया जी को हमने उसी तरीके से जो है सोचते हुए, काम करते हुए देखा है। व्यक्तिगत तौर पर तो मुझे उनका बहुत प्रेम मिला है, आशीर्वाद मिला है, मार्गदर्शन मिला है। जब मैं बड़े भाई की भूमिका में भी, और जब हम दिल्ली में मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, तो वो दिल्ली के हमारे प्रभारी होते थे। तो दिल्ली के अंदर कैसे सरकार चलानी है उसके अंदर भी मैंने उनका गाइडेंस लिया है। तो हमारे लिए तो, हमें तो व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और उसको बयान शब्दों में करना बहुत मुश्किल है। बयान करना मुश्किल है सईद। मौसमी, एक सवाल डॉक्टर साहब से और पूछ लीजिए प्लीज। चेहरे पर चमक और आंखों में भी चमक है एक तरह से। जी मौसमी, डॉक्टर हर्षवर्धन से एक सवाल और पूछ लीजिए। प्रवक्ता, महासचिव, कार्यकारिणी के सदस्य, संकट मोचक और जहां जहां पार्टी के बारे में कोई महत्वपूर्ण बात करनी है, चाहे वो मीडिया से बहुत अच्छे संबंध हो, आकर वेंकैया नायडू को कहना और वेंकैया नायडू का बहुत अच्छी तरह से अपनी पार्टी को डिफेंड करना, तमाम उन मुद्दों पर जहां वो फंसते आ रहे हैं, तो क्या संगठन में वेंकैया की कमी डॉक्टर हर्षवर्धन और बीजेपी महसूस करेगी? बिल्कुल, बहुत अहम सवाल सईद वहाँ से स्टूडियो से कर रहे हैं। इतनी आप लोग सब तारीफ कर रहे हैं वेंकैया नायडू साहब की, क्या उनके जाने की कमी खलेगी? जो एक गैप उनके एक सीनियर कैबिनेट कोलीग, एक बड़े भाई, एक कहते हैं संकट मोचक के तौर पे थे वो, तो उनकी कमी भाजपा में खलेगी? देखिए, ऐसा है कि वो जा कहाँ रहे हैं, वो तो हमारे बीच में ही है। हम सब के लिए अगर हम उनको उतने बड़े पद पे बैठे हुए देखेंगे तो उल्टा हमारे को तो और ज़्यादा खुशी मिलेगी। हमें तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो हमसे दूर हो गए हैं। हमें जब उनसे मिलना होगा तो हमारे को उनसे जाके मिलने में भी कोई कठिनाई नहीं है। और जो उनके पद की गरिमा है, उसकी मर्यादा को मेंटेन करना, अक्षुण्ण रखना, ये हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। हाँ, स्वाभाविक रूप से जितना आराम से कहीं पे भी रोक लिया, कहीं पे भी गाइडेंस ले लिया, कभी भी बिना पूछे भी चले आए, हम तो कभी अपॉइंटमेंट लेके आए नहीं हैं, तो वो स्वाभाविक है कि अब वो उतने बड़े पद पे हैं तो हमें सबको ये ध्यान रखना है। लेकिन कमी महसूस होते हुए भी जो खुशी इतनी ज्यादा है, वो मेरे ख्याल से कमी को ओवर पावर कर रही है। खुशी ओवर पावर कर रही है कमी को, शायद यही सभी लोग कह रहे हैं। एक बहुत अहम बात ये भी है कि वेंकैया नायडू साहब जब अपने ड्यूटी पर रहते थे तो सदैव अलर्ट रहते थे, ऑन टाइम एंड बिफोर टाइम। नहीं, उसमें तो कोई शक की बात नहीं कि जो अनुशासन जो है उसको मेंटेन करना, और he has always practiced whatever he has preached to us। तो ये सबसे बड़ी बात होती है नेता के लिए। एक ये बड़ा गुण होना चाहिए कि वो जो कुछ कह रहा है कार्यकर्ताओं के सामने आदर्श के रूप में उसका खुद भी जो है कर्तव्य पालना कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि वेंकैया जी में ये बहुत बड़ी खूबी है। उन्होंने हम सबको अनुशासन सिखाया है। वो खाली टाइम का नहीं, कार्यकर्ताओं के प्रति, समाज के प्रति, संगठन के अंदर, आपस में कंडक्ट के अंदर कैसे संगठन को चलाना है, कैसे जो है व्यवहार कुशल होना है, कैसे लोगों की चिंता करनी है, इन सब के बारे में उन्होंने बहुत मेटिकुलसली, बहुत गहराई से जो है वो चिंतन करते थे। बहुत गहराई से जो है, बहुत पॉइंट वाइज जो है एलैबोरेट करके लोगों को जो है शिक्षा देते थे। और एक चीज़ और बहुत दिलचस्प आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप इतना पर्सनल रिलेशन रहा, कभी उनकी मेहमान नवाजी का आपको मौका लेने का मौका मिला?
क्योंकि मेहमान नवाजी मीडिया की भी बहुत करते थे, किसी को भी पानी पूछना, चाय पूछना, नाश्ता, तो कभी मेहमान नवाजी इसमें तो देखिए कोई आप जब आपको खुद ये फीलिंग है तो हमें कैसे जो है कोई अलग फीलिंग होगी। मैं तो जैसा बताया कि इतने नज़दीक से हम लोग उनके साथ रहे हैं और संगठन के समय में 2 साल कम से कम उनके साथ इतनी जिम्मेदारी के पद पर जो है इकट्ठे काम किया, इतनी मीटिंगों में गए। इस घर में तो शायद हम तब से आ रहे हैं जब हम दिल्ली में मंत्री थे, तो वो सब चीज़ें तो हमने महसूस की हैं। वो तो मैं समझता हूँ ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स में वो सब तो बेसिक गुण होता ही है, लेकिन मैं समझता हूँ वेंकैया जी में वो भी असाधारण खूबी है। यहाँ पर जो है जब नववर्ष शुरू होता था या मकर संक्रांति पे पता नहीं कितने साल तक हम लोगों ने यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी उनकी एंजॉय की है, आपने भी की होगी। ये जो लॉन है वो एक इतिहास गवा रहा है कि यहाँ इस लॉन में बड़े ऐतिहासिक क्षण हुए हैं, बड़े जश्न के क्षण हुए हैं और अभी भी एक बड़ा क्षण है सईद। किसी भी वक्त वेंकैया नायडू साहब यहाँ पे आएंगे और मीडिया से मुखातिब होंगे। मौसमी बने रहिए आप हमारे साथ, हम लगातार आपके जरिए अपने दर्शकों को वहाँ की तमाम खबरें दिखा रहे हैं और इतने सारे नेताओं से आपने बात भी की है। वेंकैया नायडू देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अब से कुछ देर पहले उनके घर पहुंचे, उन्हें बधाई दी, मिठाई खिलाई। हम इसी खबर पर बने हुए हैं।